दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। डॉक्टर के साथ साथ पैरामेडिकल एक अलग विंग है जिसमें बहुत सारे करियर की अपॉर्चुनिटीज हैं। युवा साथियों, आज इस क्रम में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं श्री अभय नेगी से, जो कि दून अस्पताल से हमारे बीच हैं, रेडियोलॉजी अनुभाग में कार्य करते हैं। नेगी जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। नमस्कार ध्यानी जी। आज आपकी और हमारी बातचीत का विषय यही है कि रेडियोलॉजी में किस प्रकार हमारे युवा साथी आगे आकर अपने करियर की एक नई दिशा को चुन सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि रेडियोलॉजी का ये जो सेक्शन है वो क्या है। मैं बात करूं अगर रेडियोलॉजी की, तो अगर हम इसको एक सिंपल टर्म में समझना चाहें तो हम इसे कह सकते हैं डायग्नोस्टिक इमेजिंग, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक शरीर के विभिन्न भागों का एक पिक्चर लिया जाना जो रेडियोलॉजी की मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसको हम सरल शब्दों में रेडियोलॉजी कहते हैं। विकिरण विज्ञान इसको हमने हिंदी में पढ़ा है, तो क्या इसको हम एक्सरे से लेकर सीटी स्कैन से लेकर और भी जितना भी आपका और भी सेवाएं हैं वो भी आती हैं क्या इसी में? हाँ, हम बिल्कुल कह सकते हैं एक सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन हम इसको कह सकते हैं कि एक अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू जो हमको जांच की ज़रूरत है उसके हिसाब से कि हम एक्सरे के द्वारा हम जांच कर रहे हैं, कि हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा जांच कर रहे हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, मेमोग्राफी आजकल बहुत प्रचलित है। तो हम विभिन्न मशीनों के द्वारा जो वहाँ पे सूटेबल हो पेशेंट के लिए हम उससे उसकी जांच की जाती है। आज जब हमारे विद्यार्थी इस दिशा में आना चाहते हैं तो सबसे पहले हर एक का सपना होता है कि वो कहीं ना कहीं जो सबसे ऊंची लेयर है यानी सीपीएमटी के थ्रू, नीट के थ्रू अपना एग्ज़ाम क्रैक करके डॉक्टर बने। अब उसके बाद और कौन कौन सी, और ख़ासकर इस तरह की जो पैरामेडिकल की सेवाएं हैं उनमें रेडियोलॉजी कहाँ पर आप मानते हैं कहाँ पर पहुँचती है? देखिए, साधारण भाषा में कहूँ तो रेडियोलॉजी को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसी भी अस्पताल की। और चूंकि अब हम बोले कि रोजगार के इसमें बहुत ही ज़्यादा स्कोप है इसमें, क्योंकि अगर हम आज से 15 साल पहले की बात करें तो रेडियोलॉजी में इतनी विधाएं नहीं थी, इतनी मशीनें उपलब्ध नहीं थी। पर चूंकि आज के टाइम पे जो मोडालिटीज़ में इम्प्रूवमेंट अब आज के टाइम पे आ गई हैं, अगर हम बात करें आज से 10 साल पहले की सिटी स्कैन की और आज के टाइम पे सिटी स्कैन की, तो बहुत ही चेंज है, बहुत ही अपग्रेडेड हम पे यूनिट्स हैं। तो उसके साथ जैसे ही जैसे अपग्रेडेशन हो रहा है वैसे वैसे नए दिमाग का और नए जो मोडालिटी से जो ज़्यादा परिचित हैं टेक्नीशियंस, उनकी मांग भी तुरंत बढ़ती जा रही है। इंस्टीट्यूट ढूंढना और इस फील्ड के लिए एक ये कहें कि योग्य बनना बहुत ज़रूरी है। अगर इस फील्ड में आ रहे हैं तो वो कौन से संस्थान हैं, कब और किस रास्ते से होकर हमारे युवा साथी इस फील्ड में आ सकते हैं? जी ज़रूर। मैं अगर इस बात में एक और ऐड करना चाहूँगा कि एक कुशल तकनीशियन बनने के लिए एक कुशल इंस्टीट्यूट का चयन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो रोज़गार है इसके संबंध में ये डिपेंड करता है, या इसमें सैलरी पे हम बोलें कि वो डिपेंड करती है कि आपको कितना नॉलेज है उस फील्ड के बारे में, है ना। तो चूंकि रेडियोलॉजी में अब ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर किसी पार्ट के लिए हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ये तो सर से स्टार्ट हुआ कि पैर के अंगूठे तक जा रहा है। तो मतलब एक कि कितना स्किलफुल वो टेक्नीशियन है उसके लिए उतना ही डिपेंडेंसी है कि कितना अच्छा वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से वो पढ़ के आया है। तो इंस्टीट्यूशन वो हो जहाँ पे अपने हॉस्पिटल हो, जहाँ पे क्लिनिकल फैसिलिटीज़ हों, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इस परिप्रेक्ष्य में। वो कौन कौन से डिग्री डिप्लोमा हैं जो कि रेडियोलॉजी में काम आती हैं या हमारे युवा साथी उनको चुन सकते हैं? सर्टिफिकेट से स्टार्ट होता है ध्यानी जी। जो ये प्रोग्राम है टेक्नीशियन बनने के लिए, सर्टिफिकेट तो कहीं पे किसी स्टेट में 10वीं पास के बाद भी स्टार्ट कर लेते हैं। पर चूंकि अगर हम बात करें अपने प्रदेश की और युवा अंचल, पूरे अंचल से आपको लोग सुन रहे हैं, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब बेसिकली एक तो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जो 2 साल की जिनकी अवधि होती है, और डिग्री कोर्सेज़ हैं जिसको हम BMRIT, बैचलर इन मेडिकल रेडियो एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। वो 3.5 साल की अवधि का ये कोर्स है। और इसमें बस 3.5 साल को मैंने मतलब 6 महीने ऐड कर दिया उसके इंटर्नशिप के लिए, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है।
क्या हमारे उत्तराखंड में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ इस तरह के कोर्सेज, डिग्री, डिप्लोमा ये रन किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जितने अभी श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में, अपने हमारे यहाँ ही दून मेडिकल कॉलेज में और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में BMRIT के कोर्सेज संचालित पिछले 3 सालों से किए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं और स्टूडेंट को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और साथ ही साथ मतलब अध्यापन, अपने उनका पठन पाठन के साथ साथ उनको जो वैरायटी ऑफ पेशेंट है और नंबर ऑफ पेशेंट है वो बहुत ही अच्छे मिल पा रहे हैं। नेगी जी, अब मेरा इस सवाल ये है कि संस्थान का चुनाव करते समय हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, वो किन बातों का ध्यान रखें, किस तरह से वो मान लें कि हाँ ये मान्यता प्राप्त संस्थान है, इससे जो कुछ हम सीखेंगे, जो डिग्री हम तक पहुंचेगी उसकी वैल्यू होगी? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, चूँकि बिल्कुल पर्वतीय अंचलों से जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं और देहरादून में आके मतलब मायाजाल ही कह सकते हैं, कॉलेजों के मायाजाल में फंस जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले बड़ा सोचनीय जो प्रश्न इसमें रहता है कि देखें विद्यार्थी की जो इंस्टीट्यूट जिसमें वो एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ पर क्या क्लिनिकल पोस्टिंग अवेलेबल हो सकती है, क्या वहाँ पे अस्पताल मौजूद है, कितने नंबर ऑफ पेशेंट है ना, और साथ में जो क्लिनिकल अनुभाग है वहाँ पे या रेडियोलॉजिस्ट, या हम बात करें कि अगर MLT में जा रहे हैं तो पैथोलॉजिस्ट, या जिस भी विधा में वो जाना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर स्टाफ है कि नहीं है अवेलेबल। इस दिशा में तो हमारे चिकित्सा शिक्षा अनुभाग ने भी बहुत ही सख्त उसमें है, मॉनिटरिंग चल रही है और सारे इंस्टीट्यूशन को ये बताया गया है कि भाई प्रॉपर अपनी सारी फैकल्टी की व्यवस्था करनी है। और इस बारे में अगर कहा जाए तो वैसे तो पहले प्राइमरी स्तर पे मेडिकल कॉलेज का चुनाव करें, हमारे चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मई या जून में इस महीने में फॉर्म निकाले जाते हैं, आवेदन पत्र, उसमें सेलेक्ट होके थ्रू प्रॉपर प्रोसेस वो मेडिकल कॉलेज में आ सकते हैं। अगर नहीं हो पाया पॉसिबल कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का जो चुनाव करे वो बड़ा सोच समझ के और क्लिनिकल उनका प्रैक्टिस देख के ही करें। आपने जानकारी दी कि सरकारी जो मान्यता प्राप्त संस्थान है, मेडिकल कॉलेज हैं, इसके अलावा प्राइवेट संस्थान भी आपको इस क्षेत्र में निपुण बनाने के लिए कोर्सेज संचालित करते हैं, लेकिन चयन आपने करना है सोच समझकर। नेगी जी, अंतिम सवाल यही है कि हमारे युवा साथी अगर इस क्षेत्र में आते हैं, रेडियोलॉजी अनुभाग में काम करने के लिए पहुंचते हैं, तो भविष्य क्या नज़र आता है उन्हें कि एक दिन वो कहाँ तक जाएंगे, किस तरह का उनका पैकेज होगा, वगैरह वगैरह? बहुत ही सुंदर सवाल, और मैं ये कहना चाहूँगा कि बी पॉजिटिव, बिल्कुल अच्छी सोच लेके आए, अच्छा नॉलेज गेन करें। बहुत ही बड़ा स्कोप है रेडियोलॉजी विभाग में एज अ टेक्नीशियन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्कोप है और बहुत ही बड़ी विधा है। ऐसा नहीं है कि एक मशीन में या 2 मशीनों में जाके रुक जाती है। बहुत अच्छा नॉलेज अगर आप पे है तो आप अपनी ऊंचाइयों को मतलब आप सोच भी नहीं सकते आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं अगर गवर्नमेंट की बात करूँ तो 4600 ग्रेड पे पाते हैं टेक्नीशियन है, तो अच्छी सैलरी रहती है। प्राइवेट में तो मैं देख रहा हूँ कि 1.5 से 2 लाख तक पर मंथ एक टेक्नीशियन कमा रहा है। और मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है कि अनंत आकाश भी है कि एक ही आप में वो विधा है कि आप एक साथ 3 हॉस्पिटल में ये काम कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अगर रजिस्टर्ड है तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए समय बदल रहा है। समय बदल रहा है। आज से 20 साल पहले अगर हम देखें कि एक टेक्नीशियन जो 10वीं टेक्नीशियन भी क्या कहें कि 10वीं 12वीं पास एक कोई एम्प्लॉय आ गया और उसने सीख लिया कैसे ऑपरेट करना है और उसने ऑपरेट कर लिया। बट आज नहीं, आज के टाइम पे लोग अवेयर हैं। रेडिएशन जो मॉनिटरिंग जो चल रहा है आज के टाइम पे BRC द्वारा देश में, वो बहुत ही व्यापक स्तर पे है और बहुत एक क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है कि रेडिएशन एक बिल्कुल लिमिट में दिया जाए और जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पर ही दिया जाए। तो उसके लिए टेक्नीशियन का होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है किसी भी क्लिनिकल पोस्टिंग में। निश्चित तौर पर समग्र ज्ञान ज़रूरी है, पूरा नॉलेज, और वो भी नए इक्विपमेंट के साथ, जो कि नए बदलते दौर में कंप्यूटराइज का ये दौर है, तो बहुत कुछ हमें एडवांस नॉलेज लेनी होगी। नेगी जी, आप कार्यक्रम में आए, युवा साथियों को आपने मार्गदर्शन दिया कि अगर रेडियोलॉजी के क्षेत्र में वो आना चाहते हैं तो अपार संभावनाएं हैं। आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार।